हेलो नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पूरा शुरू से अंत तक पढ़ेंगे। इस वीडियो सीरीज में रहेगा आप लोगों का पार्ट 1 है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था का परिचय पढ़ेंगे, मूलभूत अवधारणाएं पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, बचत पढ़ेंगे, निवेश पढ़ेंगे और पूंजी निर्माण पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। टुडे टॉपिक पर क्या करेंगे उसको देखते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज हम लोग परिचय पढ़ेंगे, मूलभूत अवधारणाएं पढ़ेंगे, उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जानेंगे, अर्थव्यवस्था के एजेंट पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था के एजेंट के बाद उत्पादन के कारक पढ़ेंगे, उसके बाद कारक लागत पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थव्यवस्था के प्रकार, उसके बाद राष्ट्रीय आय में पढ़ेंगे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसको बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको जीएनपी कहते हैं, और प्रमुख शब्दावली भी हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है विषय और पाठ्यक्रम संबंधित जानकारियाँ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह यूपीएससी का पीडीएफ है। हम इसलिए यूपीएससी का पीडीएफ लेकर पढ़ा रहा हूँ ताकि इस पीडीएफ से बाहर आप लोगों को कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का हो, तो सभी का क्वेश्चंस आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसीलिए मेरा उद्देश्य यही है पढ़ाने का कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चंस जो है इकोनॉमिक्स का नहीं छूटे। तो चलिए देखते हैं विषय और पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी। अर्थव्यवस्था के महत्व। अर्थव्यवस्था के महत्व क्या है देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अर्थव्यवस्था से प्रति वर्ष 15 से 20 क्वेश्चंस आप लोगों को यूपीएससी में पूछा जाता है। 15 से 20, 15 to 20 पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था सामान्य अध्ययन पेपर 3 में एक प्रभावी भूमिका निभाती है। अर्थव्यवस्था जो है सामान्य अध्ययन पेपर 3 जो होता है यूपीएससी में, उसमें बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाता है। इसमें 8 से 10 प्रश्न अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं। अर्थात 8 से 10 क्वेश्चन जो है अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था से केवल अर्थात इकोनॉमिक्स से केवल 8-10 पूछा जाता है, और इकोनॉमिक्स प्लस अदर जो सब्जेक्ट है उसको मिला के अगर देखें तो 15 से 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं आप लोगों का। इसके अतिरिक्त इसका सामान्य पेपर 1 और पेपर 2 में भी योगदान होता है, तो 1 और 2 के साथ योगदान है, उसको मिला के इसका 15 से 20 क्वेश्चंस टोटल इसका पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था में ट्रेडिशनल करेंट 2 पहलुओं शामिल है, जिसे सम्मिलित रूप से डायनेमिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था में जो ट्रेडिशनल यानी जो पहले से चलता आ रहा है इकोनॉमिक्स, उसको और करेंट दोनों को मिलाकर हम लोग सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, डायनेमिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब स्रोत देखते हैं इसका कि हम लोग कहाँ से पढ़ना है। कक्षा 9, 10 और 11th की जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ना है। कक्षा 12th में हम लोगों को पढ़ना है मुद्रा एवं बैंकिंग, राष्ट्रीय आय, भुगतान संतुलन, विनियम दर और बजट नामक अध्यायों को पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्लास 12th से कवर करना है। और न्यूज़पेपर हम लोगों को पढ़ना है डेली, द इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू। और यहाँ दिया हुआ न्यूज़पेपर द बिजनेस स्टैंडर्ड, द मिंट, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। मासिक पत्रिका एवं वार्षिक बजट, मंथली जो मैगजीन होता है मैगजीन, उसको पढ़ना आप लोगों को। योजना एवं कुरुक्षेत्र जो थी आता है मैगजीन, वो सब आप लोगों को लेना है, उसको पढ़ना है ताकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जावे। बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण भी जो होता है मैगजीन, उसको भी खरीदना है। अर्थात आप लोग को जो चॉइस लगे, अच्छा पढ़ने में लगे, उसको आप लोग खरीदना। यहाँ हम बेस्ट आप लोगों को मैगजीन बता दिया 2 ठो, और ऊपर में न्यूज़पेपर बता दिया बेस्ट जो रहता है। अब हम लोग पुस्तक की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के लिए अगर कोई पुस्तक खरीदना चाहता है तो वह कौन सा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए आप लोग नितिन सिंघानिया का बुक आता है
रमेश सिंह का आता है, संजीव वर्मा का आता है, एवं लाल एंड लाल जो रहता है उसका, ये सब बुक इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट माना जाता है। हम लोग यूपीएससी के पाठ्यक्रम की बात करें, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ाना रहता है प्रीलिम्स में और क्या पढ़ना रहता है मेंस में, एक एक करके समझेंगे। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में मूलभूत अवधारणा पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय आय पढ़ना पड़ता है, बचत निवेश और पूंजी निर्माण पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक नीति पढ़ना पड़ेगा, मुद्रा पढ़ना पड़ेगा, मुद्रास्फीति पढ़ना पड़ेगा, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा, गैर निष्पादन कार्यकारी परिसंपत्तियाँ पढ़ना पड़ेगा, और इसी तरह सरकारी बजट पढ़ना पड़ेगा। सरकारी बजट के बाद कर और वस्तु एवं सेवा कर पढ़ना पड़ेगा, भुगतान संतुलन पढ़ना है, विनिमय दर पढ़ना है, पूंजी बाजार पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। और अब हम लोग अगर मेंस की बात करें, मेंस में आप लोगों को खाद्य सुरक्षा पढ़ना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पढ़ना है, कृषि सब्सिडी एवं विश्व व्यापार संगठन में कृषि सब्सिडी से संबंधित मुद्दे पढ़ना है, कृषि विपणन पढ़ना है, भूमि सुधार पढ़ना है, भारत में बेरोजगारी एवं रोजगार से संबंधित मुद्दे पढ़ना है, गरीबी क्या होता है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना पढ़ना है, नियोजन पढ़ना है, समावेशी विकास पढ़ना है। उसके बाद आधारभूत संरचना एवं निवेश मॉडल पढ़ना है। आधारभूत संरचना एवं निवेश मॉडल के बाद उद्योग, औद्योगिक नीति और एलपीजी पढ़ना है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, अर्थात जो इसको छूट कहते हैं, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पढ़ना है। कृषि के बारे में पढ़ना है। कृषि में हम लोगों को फसल स्वरूप पढ़ना है। कृषि में सिंचाई पढ़ना, भंडारण कैसे करते हैं, बफर स्टॉक, पशुपालन का अर्थशास्त्र, कृषि में नई तकनीक और मशीनरी पढ़ना, ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा एवं कच्चा तेल पढ़ना है। उसके बाद सड़क, रेलवे, विमानपत्तन व बंदरगाह, इन सभी टॉपिक्स को हम लोगों को मेंस में कवर करनी है। तो हम लोग प्रारंभिक परीक्षा और मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा का सिलेबस देख लिए, क्या क्या पढ़ना है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए। तो मैंने यूपीएससी का भी पढ़ाना शुरू किया हूँ, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को यूपीएससी का पाठ्यक्रम के जो सिलेबस हैं उसको मैं बता दिया, एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है बताया। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे। मूलभूत अवधारणाएं क्या होता है उस अर्थात फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझेंगे। अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 1776 में उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। 1776 में उसने द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक उसने लिखा, जिसमें अर्थशास्त्र को उन्होंने धन का विज्ञान कहा। तो आप लोगों को इसमें याद रखना है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को उसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेल्थ ऑफ नेशन। और उसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। कब लिखा था? 1776 में। ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ब्लैक से हाईलाइट किया हुआ है वो सब आप लोग को याद रखना है। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब। उन्होंने पूंजी सृजन पर जोर दिया, और जो एडम स्मिथ जी हैं उन्होंने पूंजी सृजन पर जोर दिया। उसके अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहां वस्तु एवं सेवा के उत्पादन, उपभोग एवं वितरण संबंधित प्रक्रियाओं पर अध्ययन किया जाता है।
उसके बाद अर्थात एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ वस्तु एवं सेवा अर्थात सर्विस के उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि कैसे वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कैसे उपभोग किया जाए और कैसे उसका वितरण किया जाए। जहाँ कम है उसकी आपूर्ति चीज़ों का, वहाँ अधिक तो बाहुल उत्पादक क्षेत्रों से ट्रांसफ़र करके कम उत्पादक वाले क्षेत्रों तक पहुँचाया जा सके, ताकि हर एक वर्ग के लोगों के लिए वह एक पहुँच बन सके। बाद में अर्थशास्त्री मार्शल ने लोक कल्याण के रूप में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया, लेकिन बाद में जो अर्थशास्त्री है मार्शल, उन्होंने अर्थशास्त्र को लोक कल्याण के रूप में परिभाषित किया। पॉल सैमुअल्सन जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो पॉल सैमुअल्सन को कहा जाता है। उन्होंने वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं पर जोर दिया, और ये जो पॉल सैमुअल्सन है उन्होंने उन्होंने वर्तमान और भविष्य का जो आवश्यकता है उस पर जोर दिया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक इसे कहा जाता है, पॉल सैमुअल्सन को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इस प्रकार अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं फाइनली तौर पर कि अर्थशास्त्र वह विषय है जहाँ मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग वस्तु एवं सेवा देखेंगे। वस्तु और सेवा क्या होता है। अब हम लोग वस्तु देखने पहले जो दृश्य होते हैं और जिनका बाजार मूल्य होता है उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात वस्तु क्या है, तो हम लोग जिसको देख पाते हैं, कोई भी चीज़ जिसको हम लोग देख पाते हैं, जिसका बाजार मूल्य होता है। अर्थात कोई भी वस्तु जब हम लोग बाजार में बेचने जाते हैं तो उसका कुछ मूल्य होता है, और जिससे हम लोग देख पाते हैं उसे वस्तु कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो दृश्य होता है और जिसका बाजार मूल्य होता है उसे वस्तु कहते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग, मेरे पास एक केजी आलू है और उसको मैं बाज़ार में बेचूंगा तो हमको उससे कुछ मूल्य प्राप्त होगा, तो वह मेरे लिए क्या हो जाएगा, वस्तु है। और वह जो आलू है वह दृश्येबल भी है, तो हम लोग उसको दृश्य अर्थात देख भी सकते हैं, और उसको बेचने पर हम लोग को बाज़ार में मूल्य भी प्राप्त होगा। और मान लेते हैं अगर मेरे पास एक टूटा हुआ कलम है, तो उसको तो हम लोग देख जरूर सकते हैं, लेकिन बाज़ार में जब बेचने जाएंगे तो उसका कुछ कीमत हम लोगों को नहीं मिलेगा, तो अर्थात वह वस्तु उसको नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग सेवा पढ़ते हैं। सेवा क्या होता है, किसे कहते हैं। जो अदृश्य होते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं किंतु उसका बाजार मूल्य अवश्य होता है, उसे सेवा कहते हैं। अर्थात वे चीज़ें जो अदृश्य होती हैं किंतु उसका बाजार मूल्य होता है, उसे सेवा कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कोई देख नहीं रहा है, लेकिन इसका बाजार मूल्य है। जैसे मैं यूट्यूब में वीडियो डालता हूँ तो हमको वहाँ से पैसा मिलता है, तो इसका बाजार मूल्य तो ज़रूर है कुछ ना कुछ, तो इसे क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। अर्थात बाजार मूल्य होना चाहिए तभी वह वस्तु या सेवा कहा जाएगा, लेकिन जो दृश्य होगा उसको वस्तु कहेंगे और जो अदृश्य रहेगा उसको सेवा कहेंगे, लेकिन दोनों का बाजार मूल्य होना आवश्यक है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, वे सभी क्रियाएं जिसका संबंध धन से हो उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। अर्थात आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है, वे सब काम जकर संबंध धन से हो, अर्थात वो काम जिससे लोग अपन पैसा कमा सकू है ओकरा आर्थिक क्रिया कहल जाए। मतलब कोई भी काम आदमी जो करता है जिससे वह पैसा कमाता है कुछ ना कुछ, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है।
कुछ सेवाएं जैसे घर में कार्य करने वाली गृहिणी या माता पिता द्वारा बच्चों की देखभाल आदि सेवाएं अर्थशास्त्र का भाग नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इनका संबंध धन से नहीं होता है। इन क्रियाओं को देखभाल अर्थव्यवस्था या केयरिंग व्यवस्था में शामिल किया जाता है। आप लोगों को अभी इसका मतलब समझ आता हूँ कि कुछ सेवाएं ऐसे होते हैं जैसे घर में कार्य करने वाली जो गृहिणी होती है, अर्थात या तो कह सकते हैं आप लोग कि माता पिता द्वारा अपने बच्चों का जो देखभाल किया जाता है, इन ऐसे कामों के लिए अर्थव्यवस्था को भाग नहीं माना जाता, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में के भाग नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इसका संबंध धन से नहीं है। क्योंकि जो हम लोग को माता पिता हम लोगों की देखभाल करते हैं और घर में जो गृहिणी का काम करती है महिलाएं, उसको तो उसके काम के बदले में पैसा तो नहीं मिलता है, तो इसको अर्थशास्त्र का भाग नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आर्थिक क्रियाएं इसको नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे धन हम लोगों को अर्जित नहीं होता है। इनका संबंध धन से नहीं है। वही बात, इन क्रियाओं को देखभाल अर्थव्यवस्था या केयरिंग अर्थव्यवस्था कहते हैं, और इन क्रियाओं को क्या कहते हैं? देखभाल अर्थव्यवस्था या केयरिंग अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या होता है? वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ सभी क्रियाएं घटित आर्थिक क्रियाएं घटित होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है? मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ सभी आर्थिक क्रियाएं घटित होती है, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्री सैद्धांतिक विषय है। इस तरह अर्थशास्त्र क्या है? सैद्धांतिक अर्थात थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जबकि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक अर्थात बिहेवियर रूप है। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थशास्त्र का बिहेवियर फॉर्म है, रूप है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चीन की अर्थव्यवस्था। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का संबंध जो बिहेवियर में होता है, अर्थव्यवस्था का संबंध वो अर्थशास्त्र से है, और अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक विषय है। अर्थव्यवस्था वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ भौगोलिक क्षेत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है तो उसी से संबंधित है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारत के अंदर। वही बात कहा गया है, आप लोग समझ गए होंगे। अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए पूरा मेहनत करके पढ़ेंगे इसको, और ऐसा पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन हम लोगों को ना छूटे कोई भी एग्जाम में, चाहे 1 डे का हो या तो 2 डे का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम लोग सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब आगे आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 मुख्य श्रेणी में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में? तो 3। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, इसका संबंध मुख्यतः कृषि से है, लेकिन इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी खनन एवं उत्खनन भी शामिल है। द्वितीय, यह मुख्यतः उद्योग से संबंधित है। इसमें निर्माण, आधारभूत संरचना, सड़क, भवन, विनिर्माण, जहां मशीन के माध्यम से वस्तुओं का निर्माण हो, जिससे सूती से कपड़ा एवं गन्ने से चीनी, विद्युत एवं जलापूर्ति आदि शामिल हैं। अर्थात ये सब द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण थे। यह उद्योग से संबंधित है। देखिए प्राथमिक जो क्षेत्र है वो कृषि से, और द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योग से संबंधित है। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। तृतीय देखते हैं। तृतीय क्षेत्रक है, यह मुख्यतः सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, भंडारण, मुद्रा, व्यापार, विपणन, अनुसंधान, विकास और लोक प्रशासन, सूचना और प्रौद्योगिकी आदि शामिल है। तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है
तृतीय क्षेत्र को चतुर्थ और पंचम में बांटा जाता है, और जो थर्ड जो कैटेगरी होता है उसको चतुर्थ और पंचम तथा फोर्थ या फिफ्थ सेक्टर में भी बांटा जाता है। जैसे चतुर्थ क्षेत्र में अत्यंत कुशल लोग जैसे बीमा, बैंकिंग, अनुसंधान और विकास आदि को शामिल किया जाता है। वही पंचम क्षेत्र में कुशलता के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता होती है, जैसे लोक प्रशासन। अर्थात चतुर्थ में हम लोग केवल अत्यंत कुशल लोगों को शामिल करते हैं, लेकिन पंचम क्षेत्र में हम लोग इसको शामिल करते हैं जिसके पास कुशलता के साथ कुछ काम करने के साथ साथ वह किसी बड़े डिसीजन ले सकता है खुद से किसी गंभीर समस्या में, जैसे लोक प्रशासक अर्थात यूपीएससी वाले अर्थात आईएएस ऑफिसर वगैरह जो होते हैं वो सब। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का अंतर संबंध। यह तीनों क्षेत्र आपस में संबंधित होते हैं। जैसे गणना उद्योग के लिए कच्चा माल है, जैसे मतलब तीनों जो सेक्टर होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे गन्ना उद्योग के लिए कच्चा माल है, अर्थात उद्योग के लिए कोई फैक्ट्री है गन्ना का, तो उसके लिए तो गन्ना चाहिए उसको कच्चा माल के तौर पर, जबकि गन्ने के विपणन में परिवहन क्षेत्र सेवा क्षेत्र के रूप में भूमिका निभाता है। वही विपणन है जो परिवहन, गन्ने के विपणन में परिवहन अर्थात सेवा क्षेत्र की भूमिका निभाता है। अर्थात इसमें गन्ने के उत्पादन आदि करना है तो हम लोगों को तीनों सेक्टर की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के एजेंट। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था के एजेंट कौन है। अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख एजेंट होते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं। इसमें परिवार, सरकार एवं निजी कंपनी शामिल होती है। अर्थव्यवस्था के एजेंट कौन होते हैं? तो इसके 3 एजेंट होते हैं, परिवार, कंपनी अर्थात निजी कंपनी और सरकार। ये 3 लोग जो हैं अर्थव्यवस्था के एजेंट होते हैं। उत्पादन के कारक हम लोग जानेंगे। अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के उत्पादन में जिन कारकों की आवश्यकता होती है उन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अर्थात कोई भी वस्तु और सेवा का जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हम लोग जिन कारकों की आवश्यकता होती है उसे उत्पादक के कारक कहा जाता है। उत्पादन के 4 प्रमुख कारण होते हैं। इसका कितना कारक होते हैं? 4। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी शामिल होता है। इसमें आप लोगों का लैंड लेबर कैपिटल अर्थात पूंजी और उद्यमी अर्थात इंटरप्रेन्योर्स, तो LLCE जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। कारक लागत क्या होता है हम लोग समझेंगे। अब कारक लागत की बात करते हैं। उद्यम वस्तु और सेवा के उत्पादन के 4 कारकों का उपयोग करती है। इसके लिए उद्यम जो व्यय करता है उसे उद्यम की कारक लागत कहा जाता है तथा प्राप्तकर्ता के लिए यह कारक लागत आय होता है। अर्थात उद्यम जो है ना वो वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए उत्पादक के 4 कारक का प्रयोग करता है। जैसे मैंने अभी चर्चा किया, भूमि हो गया, लेबर हो गया, श्रमिक हो गया, और आप लोगों का पूंजी हुआ और उद्यमी हुआ। इन सारे चीज़ों का जो उपयोग करता है इसके लिए उद्यमी जो व्यय करता है उसे उद्यम की कारक लागत कहा जाता है तथा जो इसे प्राप्त करता है तथा प्राप्तकर्ता के लिए यह कारक क्या है? आय बन जाता है, आय होता है। उद्यम के लिए क्या है? ये कारक लागत है, और जो प्राप्त करता है अर्थात उद्यमी के लिए यह क्या है? के लिए वह कारक आय होता है। उदाहरण के लिए श्रमिक को जब उद्यम वेतन भुगतान करता है तो उसे कारक लागत कहा जाता है। का श्रमिक को जो वेतन प्राप्त होता है उससे कारक आय कहा जाता है। अर्थात हम लोग इसको समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि श्रमिक को जब उद्यम वेतन भुगतान करता है तो उद्यम के लिए जो वेतन
भुगतान किया गया है वह उद्यम के लिए क्या है, कारक लागत है, और वही एक मजदूर के लिए क्या है, श्रमिक के लिए क्या है, उसकी कारक आय है, अर्थात वह जो कमाया है, इनकम है उसका। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, एक टेबल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें है उत्पादक के कारक, उद्यमी के लिए कारक लागत और प्राप्तकर्ता के लिए कारक आय। भूमि के लिए हम लोग क्या देते हैं, किराया देते हैं, और प्राप्तकर्ता को किराया प्राप्त होता है। श्रमिक को वेतन दिया जाता है, उसको वेतन प्राप्त होता है। पूंजीगत को उद्यमी के लिए कारक लागत क्या है, ब्याज है, और प्राप्तकर्ता के लिए कारक आय क्या है, ब्याज है। उद्यमी के लिए लाभ क्या है, उद्यमी के लिए कारक लागत है, और प्राप्तकर्ता के लिए कारक आय क्या है, लाभ। तो ये था टेबल। नेक्स्ट देखते हैं कारक, कुल कारक लागत समझते हैं क्या होता है। कुल कारक लागत कुल किराया, कुल वेतन, कुल ब्याज और कुल लाभ, इन चारों को मिला के कुल कारक लागत बनता है। जैसे आप लोग यहाँ देखे होंगे, उद्यमी के लिए जो एक कारक लागत था, भूमि के लिए जो एक किराया चुकाता था, श्रमिक को जो वेतन देता था, पूंजी के लिए ब्याज देता था, और उद्यमी को जो लाभ प्राप्त होता था, इन सभी चीज़ों को मिलाकर क्या, इसको क्या कहते हैं, कुल कारक लागत कहते हैं। कुल कारक आय क्या होता है, कुल कारक आय आप लोग इधर देखिएगा, प्राप्तकर्ता के लिए कारक आय, तो किराया, वेतन, ब्याज और लाभ, इन सारी चीज़ों को मिला के कुल कारक आय बोलते हैं। जैसे कुल किराया, कुल वेतन, कुल ब्याज, कुल लाभ, इन सारी चीज़ों को मिला के कुल कारक आय कहा जाता है। उद्यमी की कारक लागत सदैव प्राप्तकर्ता के लिए कारक आय होती है। उद्यमी के लिए, उद्यमी किसको बोला जाता है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, और फिजिक्स वाला के मालिक अर्थात अलख पांडे जो है वो उद्यमी कहाएंगे, और PW उद्यम कहलाता है। तो उद्यम की अर्थात PW की लागत सदैव प्राप्तकर्ता के लिए आय होती है। इसीलिए कुल कारक लागत कुल कारक आय के समान होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कुल कारक आय जो है सो कुल कारक लागत के बराबर होता है, तो इसी का उल्टा बोल लीजिए कि कुल कारक लागत जो है सो कुल कारक आय के इक्वल होता है। अब हम लोग मूलभूत अवधारणाओं को समझेंगे। मूलभूत अवधारणाएं क्या है, बाजार मूल्य पर कारक लागत, बाजार मूल्य पर कारक लागत निकाला जाता है। बाजार मूल्य वह होता है जिस पर वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है। बाजार मूल्य अगर पूछा जाएगा कि क्या होता है, तो वह चीज़ होता है जिस पर किसी वस्तु का क्रय या विक्रय किया जाता है। नेक्स्ट है कारक लागत। कारक लागत में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जबकि बाजार मूल्य में सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसमें सरकार दो प्रकार से हस्तक्षेप करती है। इसमें सरकार कितने प्रकार से हस्तक्षेप करती है, दो प्रकार से हस्तक्षेप करती है। बाजार मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये दो पॉइंट समझ लिए। कर के द्वारा, अब सरकार जो है दो प्रकार से हस्तक्षेप करती है बाजार मूल्य में, तो कैसे करती है, तो पहला कर के द्वारा। कर वह अंशदान होता है जो जनता सरकार को चुकाती है, या दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। कर क्या होता है, कोई पूछ देगा तो, कर वह अनिवार्य अंशदान है, अर्थात सरकार को आपको देना ही पड़ेगा ना चाह के भी, जो अर्थात जनता को सरकार द्वारा दिए जाने वाला वह अनिवार्य अंशदान कह लीजिए होती है, जो सरकार को जरूर से जरूर चुकानी होती है। और यह दो प्रकार के होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होता है। वो लोग समझेंगे प्रत्यक्ष कर क्या होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो व्यक्ति, फर्म, कंपनी के वार्षिक आय या लाभ पर लगता है, जैसे आय एवं निगम कर इत्यादि। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो व्यक्ति, कंपनी या फर्म के वार्षिक अर्थात ईयरली जो इनकम होता है, पूरे साल की कमाई उस पर लगाता है, जैसे आय कर और निगम कर। नेक्स्ट देखेंगे
प्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण नहीं होता है, अर्थात यह जिस पर आरोपित होता है उसी को चुकाना पड़ता है। अर्थात हम लोग कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर का जो होता है हस्तांतरण वह नहीं होता है, अर्थात यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाएगा वही उसको चुकाता है और उसे चुकाना ही पड़ता है प्रत्यक्ष कर। लेकिन अप्रत्यक्ष कर में ऐसा नहीं होता है। अप्रत्यक्ष कर क्या कहता है, यह वह कर है जो वस्तु एवं सेवा पर आरोपित होता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। लेकिन ये भी जो है ना वो वस्तु और सेवा पर आरोपित होता है जो अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे वस्तु एवं सेवा कर। अर्थात वस्तु और सेवा कर अर्थात जिसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं, कोई भी वस्तु खरीदने जाओ आप लोगों को कुछ ना कुछ जीएसटी देना पड़ता है, वह प्रत्यक्ष कर होता है। अब प्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होता है, अर्थात यह आरोपित कंपनी पर होता है किंतु इसे चुकाया उपभोक्ता द्वारा जाता है। अर्थात यहाँ हम लोग समझ सकते हैं इस बात से कि जब हम लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वस्तु में आप लोग देखिएगा लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, अर्थात सभी टैक्स को मिला के उसमें हम लोग को प्राइस देना पड़ता है। लेकिन जो वो टैक्स लगता है वो कंपनी पर लगता है, लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं चालाकी से वो हम लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हैं उसका हस्तांतरण करने के लिए करके, अर्थात तो उसका कर जो है टैक्स वो हम लोगों से वसूला जाता है जब हम लोग वस्तु खरीदते हैं। सब्सिडी के द्वारा, अब सरकार एक तो पहला बता दें कि कर के द्वारा हस्तक्षेप करती है बाजार मूल्य में, लेकिन कारक मूल्य में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार हस्तक्षेप करती है तो सिर्फ बाजार मूल्य में। तो पहला फर्स्ट नंबर में कर के द्वारा हस्तक्षेप करती है और दूसरा सब्सिडी देके कैसे हस्तक्षेप करती है बाजार मूल्य में उसको समझेंगे। सब्सिडी वह आर्थिक सहायता है जो सरकार गरीब जनता को देती है। सब्सिडी क्या है, जैसे कोई भी चीज़ जैसे एलपीजी गैस का अभी दाम बढ़ गया था तो सरकार क्या दे रही थी, आप लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर सब्सिडी जिसको कहते हैं वो दे रही थी ताकि दाम जो है एलपीजी का वो कम हो, अर्थात महंगाई पर असर वो उतना गरीबों को नहीं पड़े। यह नगद व वस्तु दोनों में दिया जाता है और यह जो है सो नगद भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम लोग पीएम के फंड से बहुत सारा योजना चलता है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो रुपया दिया जाता है आप लोगों को जो राशन कार्ड होता है उसके तहत आप लोगों को वस्तु दिया जाता है, तो वह सब क्या है सब्सिडी के अंतर्गत आता है। सब्सिडी दो प्रकार की होती है, एक प्रत्यक्ष सब्सिडी और एक अप्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी क्या होता है, जब सरकार नगद रूप में सहायता देती है तो उसे प्रत्यक्ष सब्सिडी कहते हैं। यदि आप लोगों को पैसा दिया जाता है तो वही प्रत्यक्ष सब्सिडी कहा जाता है। जिससे प्रधानमंत्री किसान योजना, आप लोगों को इस योजना के तहत आप लोगों को 2000 रुपया हर एक 2 महीना में मिलता है, अर्थात आप 2 या तो 4 महीना में मिलता है, हमको उतना एग्जैक्ट अभी मालूम नहीं है, लेकिन साल भर में 6000 मिलता है, अर्थात 2 महीना में 1000 मिलता है। अप्रत्यक्ष सब्सिडी जहां सरकार बाजार में वस्तुओं को सस्ता या मुफ्त में उपलब्ध कराती है, जिससे उर्वरक सब्सिडी। अर्थात अप्रत्यक्ष सब्सिडी बोले तो बाजार में वस्तुओं को सस्ता या मुफ्त में उपलब्ध कराता है, जैसे उर्वरक सब्सिडी। अर्थात जब धान वगैरह अभी देखिएगा कि जब बोने का टाइम आता है तो अगर सब्सिडी उस पर नहीं दे सरकार तो खाद वगैरह जैसे उर्वरक वगैरह हो गया और कृषि में जितना सारी चीज़ें होता है कृषि से संबंधित उनका दाम बढ़ जाएगा। तो फिर किसान भारत के इतने गरीब होते हैं कि वे इफोर्ट नहीं कर पाएंगे कृषि करना, तो फिर कृषि तबाह हो जाएगा भारत का और भारत का जीडीपी गिरने लगेगा। उसके संरक्षण में सरकार यह पहल करता है कि वह गरीब किसानों की मदद करने के लिए सब्सिडी दे कृषि से संबंधित चीज़ों पर, जैसे में उर्वरक सब्सिडी देता है, उसी तरह बहुत सारे सब्सिडी देते हैं सरकार, जिससे सरकार जो है बाज़ार में वस्तुओं को सस्ता या मुफ्त हमें उपलब्ध कराती है।
बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य हम लोग देखते हैं क्या होता है। बाजार मूल्य कारक लागत प्रत्यक्ष प्लस अप्रत्यक्ष कर प्लस माइनस सब्सिडी होता है। बाजार मूल्य क्या होता है? कारक लागत अर्थात जितना कारक लागत अर्थात जितना उसको उत्पादन करने में लागत लगा, पैसा लगा, प्लस अप्रत्यक्ष कर अर्थात अप्रत्यक्ष कर अभी तो हम लोग पढ़ लिए, जिसका हस्तांतरण लगाए तो इसको कंपनी पर जाता है, लेकिन इसका उपभोग किसको करना पड़ता है? जनता द्वारा इसका चुकाया जाता है, जनता के द्वारा। तो कारक लागत और अप्रत्यक्ष कर, और इसमें माइनस जो सरकार जो सब्सिडी देता है उसको माइनस कर दिया जाता है बाजार मूल्य में। आप लोग इस तरह इसको समझ सकते हैं कि हम लोग बाजार से जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ कारक लागत तो जितना उसका उस सामान का उत्पादन में जितना खर्च लगेगा, मान लेते हैं कि 50 रुपया कोई चीज़ लगा उसको उत्पादन करने में, पैदा करने में, प्लस वह जो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, मान लेते हैं कि 5 रुपया टैक्स लगाई, तो कुल कितना हो गया? 55 रुपया हो गया। लेकिन सरकार कहेगी कि इस वस्तु को टैक्स लगाने से या तो टोटल इसका दाम अगर बात करें तो 55 रुपया हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सरकार इसमें आप लोगों को कुछ सब्सिडी देगी, जैसे मान लेते हैं कि 40 रुपया आप लोगों को सब्सिडी दे दी सरकार। अर्थात कोई कलम है उसका दाम उसको पैदा करने में 50 रुपया लगा और उस पर जो सरकार 5 रुपया टैक्स लगाया, तो कंपनी वाला टैक्स लगा दिया, तो टोटल हो गया 55 रुपया। और उसमें अगर सरकार 40 रुपया आप लोगों को सब्सिडी के तौर पर देता है तो यह बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा सरकार का। तो यह कितना रुपया इस हम लोगों को देना पड़ेगा? मात्र 15 रुपये। 15 रुपये में हम लोगों को कलम मिल जाएगा जो 55 रुपये में था। तो सरकार सब्सिडी के तहत क्या किया, इस चीज़ों को के मूल्य को कम करने का प्रयास करती है। तो मुफ्त भी कर सकती है कि 55 रुपया डायरेक्ट ये सब्सिडी के तौर पर दे दे तो मुफ्त में मिलेगा। खैर ऐसा करती नहीं है सरकार, कुछ ना कुछ वह जो वो उत्पादक वर्ग है उसको तो कमाना पड़ता है, इसीलिए टोटल वह सब्सिडी के तौर पर नहीं दे सकती है। 55 रुपया में से कुछ कम ही दे देगा, सब्सिडी देगा, तो ताकि उत्पादन करने वालों को भी लाभ हो, जिससे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अब यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है, यहाँ अप्रत्यक्ष कर को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होता है। हम बताएं कि जैसे यह कंपनी पर लगाया जाता है, लगाया तो कंपनी पर जाता है। जैसे मेरा एक बहुत बड़ा कंपनी, तो सरकार तो ज़रूर हमसे वह कर वसूलेगी क्योंकि हम पैसा कमाते हैं कंपनी के थ्रू। तो मेरे कंपनी पर पैसा लगाना तो सरकार का दायित्व बनता है ताकि वह अर्थव्यवस्था को सरकार अच्छी तरह से चला सके। तो वह कंपनी पर टैक्स लगाती, लेकिन कंपनी वाले क्या करते हैं चालाकी कि वह वस्तु जो बेचता है ना उसी में वह टैक्स जो जोड़ देता है, जिसे जनता के द्वारा तो उपभोक्ता के द्वारा चुकाया जाता है। तो वही लिखा हुआ कि यहाँ अप्रत्यक्ष कर इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में दायित्व का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट है, यहाँ सब्सिडी को इसलिए घटाया जाता है क्योंकि सरकार बाजार में आवश्यक वस्तुओं को सस्ता उपलब्ध कराना चाहती है। और यहाँ सब्सिडी जो इसलिए माइनस किया गया है क्योंकि जो समाज के लिए ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे कि खाद्य सामग्री, तो वो सब चीज़ों के लिए सरकार जैसे एलपीजी गैस में सब्सिडी देती है। तो उसका सब्सिडी देने का क्या उद्देश्य है कि वस्तुओं का कीमत जो है सस्ता हो और या हर एक तबके के लोग इसे अपने उपयोग में ला सके। अगर सब्सिडी नहीं दे सरकार और एलपीजी का गैस का दाम अभी जो मिलता है 1500-2000 रुपया हो जाए तो कौन गरीब उसको खरीद सकता है। इसलिए जब सरकार इसमें अगर जब सब्सिडी दे देगी, मान लेते हैं 1500 रुपया जो होता है गैस सिलेंडर मिलता है, अगर सरकार इसमें 1000 रुपया सब्सिडी दे देगी तो 500 रुपया में आराम से आदमी खरीद सकता है एक दिन की मजदूरी से, और महीने भर वह गैस अपनी रसोई में उपयोग कर सकता है। तो यह जो भूमिका होता है सब्सिडी का होता है, सरकार की होती है।
कारक लागत क्या होता है? बाजार मूल्य माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। बाजार कारक लागत क्या होता है? बाजार मूल्य, कारक लागत इक्वल टू बाजार मूल्य होता है, लेकिन इसमें सब्सिडी को प्लस किया जाता है और अप्रत्यक्ष कर को माइनस किया जाता है। तो ये हो गया आप लोगों का कारक लागत और बाजार मूल्य। तो पूरा विस्तार से समझाएं हम आप लोगों को। अब अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं उसको बहुत अच्छी बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो प्रकार के होते हैं। इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी इसका दो प्रकार होता है। पहला होता है व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसमें देखेंगे हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा होता है समष्टि। दूसरा क्या होता है? समष्टि। और पहला व्यष्टि होता है। अर्थात इसको एक को माइक्रो, इसको माइक्रो बोलते हैं MICRO, इसको मैक्रो बोलते हैं MECRO। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। व्यष्टि अर्थात व्यक्तिगत और समष्टि अर्थात समग्र मतलब पूरे आर्थिक रुझान, और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार। तो हम लोग इसको आसानी से समझ गए। अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? इसमें इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि को हम अभी बताएं आप लोगों को शॉर्ट में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या बोला जाता है। व्यष्टि मतलब होता है छोटा अर्थात सूक्ष्म, इसे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यह व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं कलापों पर आधारित होता है, जैसे एक व्यक्ति या व्यक्तिगत समूह द्वारा उत्पादन और उपभोग, एक कंपनी या कंपनी समूह द्वारा उत्पादन और उपभोग आदि। अर्थात यह व्यक्तिगत होता है, पर्सनली बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थव्यवस्था। इसमें समग्र जो है व्यापक तौर पर मतलब एक लार्ज स्केल में इसका उपयोग किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि व्यापक अर्थशास्त्र किसको कहा जाता है, तो समष्टि अर्थशास्त्र को कहा जाता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है, जैसे बाजार में प्रचलित मूल्य, राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें किस में अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र में बाजार में प्रचलित मूल्य जो होता है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जिसको बोलते हैं, GDP वगैरह, GDP, GNP, ये सब का अध्ययन किया जाता है। बेरोजगारी, गरीबी, ये सब चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है पूरा बारीकी तौर पर। उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं हम लोग। किसी भी अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं? किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उत्पादित वस्तुओं और सेवा का मूल्य क्या होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन इन लोग डिस्कस किया है मुन्ना और मुन्नी ने। अब हम लोग देखेंगे पूंजीगत अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार हम लोग समझेंगे। पूंजीगत अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं पहले। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यदि उपरोक्त तीनों निर्णय किसी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी या बाजार द्वारा दिए जाते हैं तथा उसमें सरकार की भूमिका न्यून हो तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अर्थात हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं यदि तीनों निर्णय किसी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी या बाजार द्वारा लिए जाते हैं। अर्थात यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन देखें, किसी भी अर्थव्यवस्था में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं, ये प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन करना है, और उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य क्या है। इन तीनों क्वेश्चंस का निर्णय अर्थव्यवस्था में निजी कंपनी या बाजार द्वारा लिए जाते हैं तो तथा उसमें सरकार की भूमिका न्यून होती है मतलब कम होती है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग समझ गए हैं इस बात को। आप लोगों को क्या समझना है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, किन वस्तुओं और सेवा का उत्पादन करना है और कितना करना है।
किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, किन सेवा और वस्तुओं का, और कितना करना है, और उत्पादित वस्तु और सेवा का मूल्य क्या होगा। ये तीनों चीज़ों का जब निर्णय प्राइवेट कंपनी द्वारा या बाजार द्वारा लिए जाते हैं तथा उसमें सरकार का न्यून हस्तक्षेप होता है, तो उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। यदि उपरोक्त तीनों निर्णय किसी अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा लिए जाते हैं या निजी कंपनी और गैर और बाजार की भूमिका न्यून हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिससे पूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था अर्थात यूएसएसआर का जो व्यवस्था था पहले, वह क्या थी, समाजवादी अर्थव्यवस्था था। अर्थात वह किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कितना करना है, और उत्पादित वस्तुओं का मूल्य एवं सेवा का मूल्य क्या होगा, इन तीनों चीज़ों का निर्णय अगर सरकार द्वारा लिया जाता है और कंपनी या बाजार का इसमें भूमिका कम होती है, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे यूएसएसआर का पहले था, सोवियत संघ का पहले अर्थव्यवस्था था। अब एक नए तरह के अर्थव्यवस्था आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझते हैं। यदि उपरोक्त तीनों निर्णय अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी कंपनी या बाजार मिलकर लेते हैं, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात तीनों निर्णय, जैसे किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, कितना किया जाए, और किन तो जो वस्तु और सेवा का उत्पादन किया गया उसका मूल्य क्या होगा, इन तीनों चीज़ों पर अगर निर्णय अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी कंपनी बाजार द्वारा मिलकर किया जाता तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडिया का इकोनॉमिक्स जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था पहली औद्योगिक नीति 1948 में कहा गया। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था पहली बार कहा गया कब, तो 1948 में पहली औद्योगिक नीति के में कहा गया, जिसकी रूपरेखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी। देखिए यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई, तो 1948 में, और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया और इसकी रूपरेखा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी। भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक 6 औद्योगिक नीति बनाई गई है। तो अपनाई गई कितने, 6, आप लोग याद रखिएगा। अब कब कब है सो देखते हैं इसको अच्छा से। देखिए पहली तो 1948 में, दूसरा 56 में, तीसरा 73 में, चौथा 77 में, पाँचवा 80 में, छठा 1991 में। तो ये 6 औद्योगिक नीति बनाई गई है जो भारत की थी। अर्थव्यवस्था में अंतर, अर्थव्यवस्था के अंतर हम लोग फ्लो चार्ट के से हम लोग समझ लेते हैं। संसाधनों पर नियंत्रण, पूंजीवादी जो है सो संसाधनों पर नियंत्रण निजी कंपनी का होता है, उद्देश्य इसका लाभ कमाना होता है। बाजार मूल्य निर्धारण कंपनी द्वारा होता है। संसाधनों का दोहन अत्यधिक होता है, पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें संसाधनों का नियंत्रण सरकार का होता है, उद्देश्य लोक कल्याण का होता है। बाजार मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा होता है, संसाधनों का दोहन न्यूनतम होता है, पर्यावरण प्रदूषण न्यूनतम होता है। वही मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे हम लोग भारत का अर्थव्यवस्था की बात करें तो संसाधनों पर नियंत्रण सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का होता है, उद्देश्य दोनों का होता है लाभ कमाना, अर्थात लोक कल्याण और लाभ दोनों इसका उद्देश्य होता है। इससे लाभ भी कमाए आदमी और लोक कल्याण भी हो जाए। बाजार मूल्य निर्धारण दोनों मिलकर करता है, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों। संसाधनों का दोहन इसमें न्यूनतम होता है, जितना कम से कम हो। पर्यावरण का प्रदूषण इसमें न्यूनतम होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था क्या होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ आयात और निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। अर्थात बंद अर्थव्यवस्था जिसको कह सकते हैं हम लोग क्लोज अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो जहाँ बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जहाँ आयात अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पूरी तरह से बंद हो, तो उससे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं।
ओटार्की। ओटार्की क्या होता है? इसका संबंध बंद अर्थव्यवस्था से है। किससे है? बंद अर्थव्यवस्था। हाल ही में रूस और यूक्रेन का युद्ध जो हुआ था, हो रहा था, के कारण अमेरिका समेत अनेक देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। इसीलिए समाचार पत्रों में रूस के संदर्भ में अटार्की शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस देश पर प्रतिबंध लगाया जाता है निर्यात और आयात पर, तो उस देश के लिए अटार्की शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ गए हैं कि अटार्की शब्द क्या होता है। तो ये सब बात आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था होती है जहां आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, मतलब कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मतलब जब चाहे तो निर्यात आयात जिस देश से चाहे उस देश से कर सके, उस देश के लोग, कंपनी, सरकार। वर्तमान में भारत समेत विश्व के लगभग सभी देश खुली अर्थव्यवस्था में शामिल है, और अभी रूस को छोड़ के बाकी बात सभी जो विश्व का जो कंट्री है वह खुली अर्थव्यवस्था में शामिल है। अब यहाँ देखिए एक चार्ट दिया हुआ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जीडीपी में योगदान, अर्थात किस क्षेत्र किस सेक्टर का कितना जीडीपी में योगदान होता है वो आप लोग को दिया हुआ है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है इधर, और 2023-24 में जीडीपी का अनुपात दिया हुआ है, जीडीपी में प्रतिशत योगदान दिया हुआ है, इधर रोजगार निर्भरता दिया गया है। आप इस चार्ट को अच्छा से वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा बाद में। अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि किसका योगदान था जीडीपी में, तो तृतीय सेक्टर का देखिए 54%। और 2023-24 की बात करते हैं, और अगर जब देश आज़ाद हुआ था अर्थात 51-52 की बात करें तो उस समय सबसे ज़्यादा योगदान था प्राथमिक क्षेत्रक से में। तो प्राथमिक क्षेत्रक से अभी तक तृतीय क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा जीडीपी में वृद्धि हुआ, तो कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझेंगे इस पूरे वीडियो में। आप लोग इस चार्ट को देख लीजिएगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। इस जो तालिका अर्थात ये जो टेबल दिया हुआ है इसका निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है यहाँ, सो देखिए। उपरोक्त तालिका के आधार पर जो तालिका दिया गया था उसमें वर्तमान समय में जीडीपी योगदान के घटते क्रम में तृतीय, द्वितीय एवं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। अभी हम लोग देखें टेबल में कि सबसे ज़्यादा तृतीय का है, कितना प्रतिशत था आप लोग याद रखिएगा, 54%। फिर द्वितीय का है 24% और प्रथम का है 22%। इस तरह घटते क्रम में योगदान है। फिर नेक्स्ट है वर्तमान समय यहाँ समम लिख दिया, समय कर लीजिएगा। वर्तमान समय में रोजगार निर्भरता के घटते क्रम में दिया हुआ पहले सबसे ज़्यादा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, प्राथमिक, तृतीयक, प्राथमिक पहले, फिर तृतीयक और लास्ट में द्वितीय क्षेत्र में का योगदान है। आज़ादी के बाद से भारत सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में कृषि क्षेत्र योगदान में कमी आई है, अर्थात आज़ादी के बाद कृषि क्षेत्र जो है योगदान कम दे रही है जीडीपी में। आज़ादी के बाद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ा है। वर्तमान में भारत के जीडीपी क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि वर्तमान में जीडीपी में भारत में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो सेवा क्षेत्र का आप लोग याद रखिएगा। किंतु यह देश में पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं कर पा रहा है, लेकिन यह जो है सो देश में रोजगार सृजन अर्थात रोजगार लोगों को नहीं दे पा रही है। सबसे ज़्यादा भी रोजगार उपलब्ध करा रही है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। इसका मुख्य कारण यह है कि सेवा क्षेत्र में अत्यधिक कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, जबकि भारत में कुशल श्रमिकों की कमी है। और सेवा क्षेत्र लोगों को इसलिए व्यवसाय जो इन बिजनेस है वो नहीं दे पा रहा है, रोजगार नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र में कुशल श्रमिक मजदूर की लेबर की आवश्यकता होती है, जिसमें कि भारत में कमी है। यहाँ हुनरमंद आदमी नहीं है जो तीसरे क्षेत्र में काम करने योग्य हो।
इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र से पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में लगभग 12% श्रमिक ही अकुशल हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में 90% से अधिक श्रमिक कुशल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में 12% श्रमिक ही कुशल हैं, जबकि दक्षिण कोरिया में की बात करें तो वहाँ 90% से अधिक जो मजदूर है वह कुशल हैं। भारत में 12 है, दक्षिण कोरिया में 90%। अतः देश में श्रमिकों के कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को संचालित किया जा रहा है। अर्थात देश में जब से पीएम मोदी आए हैं तब से सरकार ने ठाना है कि हमें लोगों को, देश के नागरिकों को, हम लोगों को कुशल बनाना है। पीएम मोदी जब से आए हैं तब से यह योजना, उसके अगले साल से अर्थात 2015 से यह योजना शुरू किया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं और युवतियों को कौशल सिखाया जाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लागू किया गया है। चूँकि यह प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है तो 3.0 लागू किया गया है प्रधानमंत्री कौशल योजना, जो मांग आधारित कौशल विकास को बढ़ावा देती है। उसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे अधिक रोजगार निर्भरता कृषि क्षेत्र में है, जबकि लगभग 45%, जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सबसे कम है। जीडीपी में सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का है, लेकिन रोजगार सबसे ज़्यादा 45% भारत में कृषि क्षेत्र ही उपलब्ध कराता है। इस प्रकार कृषि पर जनसंख्या का बोझ सर्वाधिक है। इस कारण कृषि में दो मुख्य चुनौतियां उत्पन्न हो गई है, अर्थात कृषि पर जो है सो बोझ ज़्यादा है जनसंख्या का, क्योंकि सभी लोग इसी पर आश्रित है। इस कारण कृषि में दो मुख्य चैलेंजेज आ गई है, उत्पन्न हो गई है। जैसे में कृषि जोत के आकार में कमी, जैसे पहले हम लोग देखते होंगे कि आप लोग की खेत बहुत बड़ा बड़ा होता था, लेकिन उस कोई व्यक्ति का 2 भाई है 3 भाई है तो उसके अनुसार खेत का बंटवारा हो जाता है। मान लेते हैं पहले जो है जोत इतना बड़ा था, लेकिन उसका 4 भाई है तो चारों अपना अपना हिस्सा लेगा। देखिए कितना छोटा हो गया एक आदमी का, तो इस तरह जोत छोटा हो गया। यह एक चुनौती है। भारत में प्रति किसान कृषि जोत की औसत उपलब्धता 1971 में 2.28 लाख हेक्टेयर थी 2.2 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 1 हेक्टेयर उससे भी कम हो गई है। तो ये स्थिति है भारत की अभी। इस प्रकार भारत के लगभग 86% लघु और सीमांत किसान हैं। 86% समझ रहे हैं आप लोग, ये क्या है, लघु और सीमांत किसान है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत छोटे छोटे किसान आप लोग देखने को मिलेगा। इसके बाद मात्र 1-2 खेत और 1-2 बार मिलता है। जो अत्यधिक गरीब है उनकी मासिक आय औसत 10,000 रुपये है। जो पूरा गरीब है उसका तो 10,000 मिलता है। और आज की दुनिया में आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या उसकी कमैनी है आज की दुनिया के परिदृश्य में। भारत में कृषि जोत के आधार पर 5 प्रकार के किसान होते हैं। भारत में कृषि जोत के आधार पर, खेत के आधार पर कितने प्रकार के किसान होते हैं? 5 प्रकार के किसान होते हैं। कौन कौन होते हैं चलिए पढ़ते हैं। पहला सीमांत किसान होता है, दूसरा लघु किसान, तीसरा मध्यम किसान, चौथा बड़े मध्यम किसान और पांचवा बड़े किसान। सीमांत किसान ऐसे किसान जिसके पास 1 लाख हेक्टेयर है भूमि, उसको सीमांत किसान कहते हैं। जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम हो उसे लघु किसान कहते हैं। जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक और 4 हेक्टेयर से कम हो उसे मध्यम किसान कहते हैं। चौथा जिसके पास 4 हेक्टेयर से अधिक है और 10 हेक्टेयर से कम उसे बड़े किसान कहते हैं। पाँचवा ऐसे किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि उसे बड़े किसान कहते हैं। अब हम लोग बेरोजगारी पढ़ेंगे। बेरोजगारी में हम लोग पढ़ेंगे परछन बेरोजगारी। इसमें भी 2 प्रकार की होती है। परछन बेरोजगारी हो गया, एक तो मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। कृषि में सबसे ज़्यादा तो अधिक परछन बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि में कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? तो परछन बेरोजगारी पाया जाता है। परछन बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जहाँ अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, जहाँ
अत्यधिक अर्थात एडिशनल मजदूर जो होता है उसकी उत्पादकता शून्य होती। जैसे एक कोई खेत है, उसमें एक किसान अकेले हल जोत सकता है, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती 2 किसान और आ गया तो उसका कोई मतलब तो रहा नहीं, क्योंकि वह किसान खुद खेत को जोत सकता था, लेकिन 2 किसान आ गया फिर भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो उससे उसकी जो उत्पादकता क्षमता है दोनों किसान का वह शून्य है, क्योंकि वह जो पहला वाला किसान है वो खुद वो काम कर सकता था। यही बात इसमें कहा गया, इसको क्या कहते हैं, परछन बेरोजगारी। यदि इन अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए, यदि इन दोनों को हटा दिया जाए तो सीमांत उत्पादक तक पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसका जो कमैनी है पहला किसान का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि इन अतिरिक्त श्रमिकों की कार्य से वही बात, इन अतिरिक्त श्रमिकों को परछन बेरोजगार का शिकार कहा जाता है, और ये सब 2 जो किसान अभी ऐड हुए थे उन लोगों को ही परछन बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक परछन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और इस तरह की जो बेरोजगारी होती है वो सबसे ज़्यादा भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब हम लोग राष्ट्रीय आय को पढ़ेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, लगभग 1 घंटा से प्लस हो गया है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा समय होता है। कल के वीडियो में इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोग राष्ट्रीय आय से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए, पार्ट बाय पार्ट करके आप लोगों को पूरा इस PDF से पढ़ाया जाएगा। UPSC का ये PDF है, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम्स में, मेरा दावा है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए कि हमको PDF उपलब्ध करा दीजिए। मैं आप लोगों को टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नहीं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को जो होता है YouTube में आप लोग देख लीजिएगा, लिंक में उसमें दिया हूँ, वहाँ से जाके आप लोग जाके अवेलेबल करवा लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा PDF इसका। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को PDF की आवश्यकता है या नहीं। आप लोगों को प्रिंटेबल PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि PDF चाहिए या नहीं। और यह भी बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा पढ़ने में मेरा यह वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।